नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है इनके बारे में। अपने देश में संसदीय सरकार है, जिसके नाते हर जगह इन्वायरमेंट में पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है और हमेशा लोग बातचीत करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम अपने अनुभव को और कॉन्फिडेंस लेवल को दोनों क्या करें, इंक्रीज करें। जो लेवल है ना ज्ञान का, वो इन्वायरमेंट भी हमारे डिजाइन करता है। इसलिए हमें ये पहले से ही और थोड़ा सा बढ़िया से पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम के लेवल में भी हमको कोई दिक्कत ना हो और समझने समझाने में भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की अंतर में। सबसे पहले संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के लिए आर्टिकल 81 कहता है कि यह प्रावधान करता है कि राज्यसभा होगा एक भारत में। लोकसभा के लिए आर्टिकल 80 बताता है और संसद के लिए आर्टिकल 79 बताता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। लोकसभा में क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि राज्यसभा में क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किसे कहते हैं, जब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है अपने प्रतिनिधि को, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किसे कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुना जाता है और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जैसे राज्यसभा में सदस्य, राष्ट्रपति को मतलब जो है सो वोटिंग होता है, इसके बाद उपराष्ट्रपति का जो वोटिंग होता है, तो वो सब क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। समझे ना, इसको हम समझा दिए थे पहले, आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा ताकि डॉट क्लियर रहे। इसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। अपने संविधान में लोकसभा का कार्यकाल या पीएम का कार्यकाल दोनों के बारे में नहीं बताया गया। ये समस्या के अनुसार बढ़ और घट दोनों सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मर्जी के हिसाब से चलता है ये, लेकिन सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का नहीं है। इसमें जो सदस्य हैं, मान लीजिए कि आज जो भर्ती हुआ है वो 6 वर्षों के लिए कामकाज करेंगे, उसका कार्यकाल होगा। यानी इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं, यानी इसका गठन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। आएंगे सदस्य अपना कार्यकाल करके चले जाएंगे। ये नियमित तौर पर नहीं है कि आज भर्ती लिया, 5 साल के बाद या 6 साल के बाद फिर से भंग होगा, फिर से होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात होती है यहाँ पे कि अगर अप्रत्यक्ष चुनाव है मान लीजिए, तो अप्रत्यक्ष चुनाव में राज्यसभा के सदस्यों का चयन करने के लिए कौन वोट देंगे, ये बहुत बड़ी बात है, मन में खुटक रहा होगा। कौन वोट देंगे, तो ये राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए, जो देश में सभी राज्य हैं उसमें विधानसभा है, तो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या करते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो राष्ट्रपति का था, और दूसरा क्या है, समान अनुपातिक पद्धति, तो उनके द्वारा चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भेजते हैं वहां से राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक ना। चलिए, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 है और इसमें 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी, आर्टिकल 331 के तहत। एंग्लो इंडियन क्या है, वैसे व्यक्ति जिनके पिता क्या है विदेशी है और माता भारतीय है। जब देश गुलाम में था तो ऐसा कंडीशन था कि मतलब विदेशी लोग आए थे और यहीं पे महिलाओं से शादी कर लिया था, तो उनके जो बाल बच्चे हुए उसे एंग्लो इंडियन कहा गया। उनके पिताश्री फिर चले गए विदेश, भाग के चले गए, तो उस व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा गया। ठीक ना। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 है और इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति जी, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, संस्कृति से हो सकते हैं, या कोई विशेष काम किया हो किसी क्षेत्र में, तो इस कंडीशन में सकते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग सचिन तेंदुलकर को, तो वो खिलाड़ी थे तो इसलिए उसे मनोनयन कर दिया गया आर्टिकल 80A के तहत। 80 में ये है और 80 के क में, यानी पहला नंबर में बताया गया मनोनयन के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसे निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसे जनता का पसंद भी कहते हैं, यानी जनता अपने मन से चुनती है इसलिए उसे कहते हैं। इसे उच्च सदन, अस्थायी सदन और भी बहुत चीज़ें कहते हैं। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंग्लिश में कहते हैं। शुरू में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके राज्यसभा कर दिया गया। इसे लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये याद नहीं रखिए कि उच्च सदन है तो यानी इसके पास पावर ज़्यादा है, ये निम्न सदन है तो इसके पास कम पावर है, ऐसा कुछ है नहीं। अपने संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों का शक्ति बराबर है। लेकिन संयुक्त बैठक जिसमें होता है उसमें क्या होता है, लोकसभा भारी पड़ जाती है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, इसको समझ गए आप लोग। अस्थायी सदन होने का मतलब क्या है कि इसका विघटन हो सकता है, भंग कर सकते हैं इसे, जिसे हम लोग समझे। अस्थायी सदन होने का मतलब क्या है कि इसका विघटन नहीं हो सकता, इसका कार्यकाल हमेशा चलता रहता है, ये भंग नहीं हो सकता है। इसके बाद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, आपको निर्वाचित बनने के लिए आपको कितने वर्ष होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए आपकी आयु, तो वो है 25 ईयर। और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो आप निर्वाचित सदस्य चुनकर जा सकते हैं। उसके लिए बहुत सी चीज़ें उसे पूरी करनी पड़ती हैं।
लोकसभा में दो अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष, ये दोनों उसी का सदस्य होते हैं और इसका चयन किया जाता है उसी के सदस्यों के द्वारा। और एक होता है प्रोटेम स्पीकर, जो क्या होते हैं लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो जैसे मान लीजिए नए कोई मंत्रीगण आए हैं तो उनको क्या बोलते हैं उसको शपथ दिलाने में, इसके बाद कोई संशोधन विधेयक या कोई अन्य विधेयक आने वाला है तो उसको बताना है सभी सदस्यों को कि आप इनके फेवर में अपना चुनाव करिएगा, आप मत दीजिएगा। तो ये सब होता है प्रोटेम स्पीकर का काम। और यहाँ पे दो होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक बात यहाँ पे है, अब अधिकारी, इसमें सभापति और उपसभापति होते हैं। सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसे पदेन सभापति कहते हैं। इसके बाद उपसभापति होते हैं, वो उसी का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का ही सदस्य होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों का संयुक्त बैठक होता है तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किया जाएगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो करेंगे इसकी अध्यक्षता। अगर वो अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी अनुपस्थित हो जाते हैं तो कौन करेंगे? फिर से चयन किया जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में से लोकसभा का सदस्य ही ज़्यादातर चयन किया जाता है। ऐसा स्थिति नहीं आया है लेकिन होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लोकसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। मैक्सिमम सदस्य 552, 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। यहाँ पे 250 सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति आर्टिकल 80A के तहत। इसे निम्न सदन और अस्थायी सदन, इसे उच्च सदन, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसके बाद इसके लिए एज 25 ईयर, इसके लिए एज 30 ईयर। इसमें 2 अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और इसमें भी 2 अधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। चलिए, आपको जो कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा भूल सकते हैं, वो आर्टिकल भूल सकते हैं, एज भूल सकते हैं, तो इसे चलिए हम लोग कहीं मोटे तौर पे कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अपने देश में क्या है? संसद है ना। संसद की चर्चा मिलती है आर्टिकल 79 में। इसके 3 पार्ट हुए, LS लोकसभा, राज्यसभा, और एक हुए प्रेसिडेंट जिसे हम P लिख रहे हैं, ठीक है। अब लोकसभा के लिए 25 ईयर चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर चाहिए उम्र। और संसद की चर्चा 79, राज्यसभा का चर्चा 81 और लोकसभा का चर्चा 80। ये आर्टिकल याद रखिए। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। संसद 79, लोकसभा 80, राज्यसभा 81। क्लियर? याद हो गया? ये दोनों याद रखिए। अब एक और बात आती है यहाँ पे कि इन दोनों के पास शक्तियाँ कौन कौन सी है, जो मोटे तौर पर मैं बताऊँ एक सिंपल तौर पे। तो इन दोनों के पास जो शक्तियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला क्या होता है? विधेयक। एक वित्त विधेयक और दूसरा धन विधेयक। इन दोनों मामलों में लोकसभा के पास बहुत शक्तियाँ हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, वित्त के मामले में और धन के मामले में। धन के मामले में मतलब किसी चीज़ का निर्माण, सब गठन करना, ये वगैरह सब नहीं होता है, शिलान्यास करना, तो ये सब क्या है? वित्त और धन के अंतर्गत आते हैं। जैसे वित्त वर्ष में क्या किया जाएगा, इसका आयोजन करना, GDP को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो ये सब वित्त विधेयक का एक रूप है। दूसरा, राज्यसभा के कंट्रोल में क्या होता है? वित्त विधेयक 2, ठीक है। और एक होता है संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये दोनों कंट्रोल में होते हैं राज्यसभा के। इन दोनों मामलों में राज्यसभा के पास अधिक शक्ति है और इन दोनों मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्ति है। राज्यसभा संविधान संशोधन रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो उसमें क्या होता है? उसे बहुत ही सोच संभल कर उसमें अपना मत देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है संशोधन विधेयक में। इसमें जो लोकसभा का जो बहुमत वाले पार्टी हैं उसका सदस्य का चयन यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्य बनाना थोड़ा सा परेशानी की बात है। लंबे समय तक अगर सरकार चलती है केंद्र में तो राज्यसभा में अच्छा बहुमत मिल सकता है, लेकिन लोकसभा में तो सिंपल है, कभी भी बहुमत मिल सकता है। अभी भी बीजेपी को ज़्यादा बहुमत नहीं है राज्यसभा में। जो भी अभी काम किया गया वो नॉर्मल विधेयक के तहत किया गया है, जैसे नागरिकता हो गया, सिंपल चीज़ें हैं वो नॉर्मल विधेयक के तहत किया जाता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए सभी चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। कोई भी डॉट वगैरह आपके अंदर नहीं होगा। अगर आपके अंदर डॉट रहता है तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करें, और कोई डॉट रहता है तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या कोई राय विचार की बात हो तो आप हमें ज़रूर कॉल करिए। हमारा मोबाइल नंबर है 62060754
523। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर ज़रूर कॉल करिए और जो भी राय विचार हो सके हम ज़रूर देंगे, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।